हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और उसी के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 2, और इसी में हम लोग आपका देख रहे थे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के क्षेत्र, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की बात कर रहे थे। और उसी में क्षेत्रकों में आगे बढ़ते हुए हमने जो है कुछ चीजों को देखा। ठीक, उसी पर हम लोग आज आगे इसमें आपका बात करेंगे। देखिए, तो आप लोगों ने प्राइमरी एक्टिविटी के कौन से क्षेत्र हैं यहाँ पे देख लिए कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, आप किसको प्राइमरी एक्टिविटी मानते हैं। ये आपने महसूस किया कि कौन से क्षेत्र हैं प्राइमरी एक्टिविटी के। ठीक, ये आपने देख लिया होगा प्राइमरी एक्टिविटी के क्षेत्र। उसके बाद आपने द्वितीय क्रियाकलाप के जो क्षेत्र है वो आपने देख लिया कि द्वितीय क्रियाकलाप के क्षेत्र कौन कौन से हैं और कौन कौन से सेकेंडरी एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, ये आपने देखा। ठीक, उसके बाद जो है आपने तृतीय क्षेत्र को पढ़ा कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर आते हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से आपका देख लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको क्या कंफ्यूजन है, कौन सी चीज अलग लगती है आपको, एक कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे आप पढ़ेंगे, कैसे इसको देखेंगे। चलिए बताइए बच्चों। अब हम आज करेंगे जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, हम उनकी तुलना करेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी, तीनों सेक्टरों को हमने देख लिया। अब इन तीनों क्षेत्रों में से किसी को डाउट कि प्राइमरी सेक्टर क्या है ना पता हो, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है ना पता हो, और टर्सरी क्या होती है, किसी का इसमें कोई डाउट हो आप मुझसे पूछें। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो आप कंपैरिजन है हम बेसिकली उसको ही शुरू करते हैं। प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों के विधिवत उत्पादन से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवा का उत्पादन होता है। कह रहा है कि जो हमारे जो आपके प्राइमरी हैं, सेकेंडरी सेक्टर हैं और जो आपके टर्सरी हैं, इनमें बहुत सारे आपके प्रोडक्शन कार्य होते हैं और इन चीजों में होते हैं। साथ ही क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवा का उत्पादन करने के लिए काम करते हैं। कह रहे लोग प्राइमरी में भी काम करते हैं, सेकेंडरी में भी काम करते हैं, और जो आपका टर्सरी है उसमें भी काम करते हैं। ठीक, और सर्विस सेक्टर में भी काफी लोग लगे हैं। अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं। अब हमको देखना है कि कितनी सर्विसेज और कितनी आपके गुड्स का हम लोग आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि क्षेत्र अपेक्षित छोटे आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विधिवत वस्तुओं और सेवा पर हम कैसे गणना करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे जानेंगे, कैसे कि जो टोटल प्रोडक्शन है हम उसको कैसे जान लेंगे, क्या है टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट, इन सब को हम कैसे देखें, इस पर बात करें। आप सोचते हो कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है कि इतनी बड़ी जो आपकी चीजें होती हैं, गुड्स और सर्विसेज हैं, उनका हम कैसे करेंगे, ये बड़ा में टेक्निकल पॉइंट है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि हम करों और कंप्यूटर, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योग कैसे कर सकते हैं। यह संख्या अत्यंत बेतुकी है, मतलब कोई इसमें लॉजिकल नहीं है कि किस आधार पर हम इसको माप दें, कैसे कुछ कर दें, इसमें कोई आपका लॉजिकल नहीं है। बेसिकली आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इन समस्या का समाधान अर्थशास्त्री का एक सुझाव है। वस्तुओं और आपका सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर मूल्य से किया जाना चाहिए।
अगर आप वाकई में किसी भी चीज को देखते हैं, उस वस्तु और सेवा का जो योग है उसके आधार पर ही हम लोग देखते हैं। यदि मान लीजिए 1000 किलो मतलब 1 कुंटल गेहूं है, 1000 किलो गेहूं है, 10,000 किलो गेहूं है, उनको 20 रुपए किस्ती की मदद से बेचा जाए तो मूल्य कितना हो जाएगा? तो अपना इतना हो जाएगा। और 15 रुपए के हिसाब से अगर हम आपके 5,000 नारियल बेचते हैं तो कितना हो जाएगा आपका? 50,000। यानी कि कहाँ 2 लाख और कहाँ 1 लाख। अगर आप 1 लाख गेहूं को 1 लाख किलो गेहूं को 20,000 रुपए प्रति किलो को बेचते हैं तो वो कितना हो गया? 2 लाख बन जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ क्या किया है? मल्टीप्लाई। ऐसे ही 15 रुपए किलो गेहूं को अगर हम 5,000 नारियल बेचते हैं तो 75,000 रुपए हमारे आपके सीधे हो जाएंगे। ठीक। और 3 क्षेत्रों में वस्तु और सेवा की गणना की जाती है और बाद में इसका योगफल हमको कैसा होगा? प्राप्त होता है। जो रिफंडेड है वो हमको मिलेगा कि भाई टोटल हमारे नंबर्स ऑफ आपका गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन है, क्या उसको रेट मिला, क्या मूल्य के उपयोगिता में आया। फिर उसके बाद हम लोग टोटल कैलकुलेशन ऐड कर कर हमको ये सारी चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं और हम इनको देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपका है। ठीक। और इसी पर हम बात भी करते हैं। ठीक। चलिए आगे बाद में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी गणना है, कौन सी गणना? वस्तुओं पर जो हम लोग करते हैं कि हम कैसे काउंटिंग करेंगे, तो इसको हम अंतिम वस्तु के रूप में करेंगे। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, कैसे हम काउंटिंग करते हैं, इस सबको मैं बड़ा सरल आंसर बताऊंगा। पहले इतना देखिए जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी है क्या? अब देखिए, पहले इसको समझेंगे फिर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान रखिए कि एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं कि अभी तो हमको गणना करनी है, अभी आप बोल रहे हैं कि गणना करने की जरूरत नहीं है। और जरूरत नहीं तो हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सी अंतिम वस्तु है? कह रहे केवल अंतिम वस्तुओं और आपका सेवा की गणना करना ही औचित्य है। यानी कि सब वस्तुओं को मत गिनो, जो फाइनल गुड्स हो, जो अंतिम सर्विसेज हो, उसी पर आप काउंटिंग कर लो। वो ही आपकी टोटल आपको पता लग जाए कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, कितनी हमारे सर्विसेज है। उसी में एक किसान किसी आटा मिल को 20 रुपए प्रति किलो गेहूं की दर से गेहूं को बेचता है। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है और ए व्यक्ति ने 20 रुपए किलो गेहूं किसी आटा मिल को बेच दिए। मिल गेहूं की पिसाई कर देता है और बिस्कुट कंपनी को वो आटा कितने बेचता है? 25 रुपए किलो बेच देता है। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ आपका चीनी, तेल जैसी चीज का उपयोग कर कर बिस्कुट को 4 पैकेट बना देती है और उपभोग को 80 रुपए में आपका में पैकेट के हिसाब से बेचती है। 20 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब बेचती है। यानी कि 20 रुपए की चीज 80 में होगी और 20 रुपए का एक पैकेट बेचेगी। तो यह है अंतिम उत्पाद हुआ, अर्थात वस्तु का जो उपभोक्ता तक पहुंचती है। तो फाइनल क्या पहुंचा आपका? तो फाइनल पहुंचा है आपका बिस्किट। तो अंतिम वस्तु क्या हुई? बिस्कुट। केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना क्यों की जाती है, इसको हम बाद में पूछेंगे। देखिए इसको मैं समझाता हूं और अच्छे से समझ आए। रामू श्यामू का एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। रामू ने अपने खेत में गेहूं उगाए, वो गेहूं उसने 20 रुपए किलो बेच दिए। उगाए और उसने किसी व्यापारी को बेच दिए 20 रुपए, या 20 रुपए किलो आपका व्यापारी खरीदता है और व्यापारी वो गेहूं किसी से, कोई आटा मिल कंपनी आती है, वो व्यापारी से गेहूं खरीद लेता है। ठीक। और उसको पीस कर 25 रुपए किलो बेचता है। अब आप समझिए, मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको समझ आए। एक वस्तु थी, ए व्यक्ति ने खरीदी 20 रुपए किलो, फिर वो बी व्यक्ति के पास पहुंच गई। यानी कि मान लीजिए गेहूं था, जो गेहूं था यहाँ 20 रुपए किलो था और यहाँ आपका 25 रुपए। अब उसको व्यापारी ने खरीदा, व्यापारी ने आटा मिल कंपनी से, और आटा मिल कंपनी ने उसको बिस्कुट बनाने वाली कंपनी से खरीद दिया। इसको बिस्कुट बनाने वाली कंपनी। अब बिस्कुट बनाने वाली कंपनी ने क्या करा,
उसी 1 किलो गेहूं में 80 रुपए के हिसाब के बिस्किट बना दिए, जो 20 पैकेट बनेंगे। 20 चौक 80, 4 पैकेट बनाए, जो 1 रुपए का 1 पैकेट है और 20 रुपए का 80 रुपए का बिका। तो अब सुनिए, प्रोडक्ट एक ही है, यहाँ गेहूं है, यहाँ आटा है और यहाँ बिस्कुट है। अगर हम गेहूं, आटा और बिस्कुट को काउंट करोगे तो है तो एक ही वस्तु, लेकिन वो काउंट कितनी बार हो गई है? 3 बार। तो इसलिए हमको क्या प्राप्त करना है? जो फाइनल में एक बिस्कुट का पैकेट मिला है, हमको लास्ट में इसी का चयन करना है, ना कि बीच वाले इन सारे मिडिल टर्म। हम पे कहा जाना है? अंतिम की तरफ हमको जाना है, आखिरी वाले पर ही हमको जाना है कि अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए अंतिम उत्पाद क्या है। तो अब तुम्हें कंफर्म हो गया कि कहां काउंटिंग होगी? अंतिम में। और केवल अंतिम वस्तुओं पर ही क्यों की जाती है, ये भी देखना है। तो देखिए, केवल अंतिम वस्तुओं पर ही गणना क्यों की जाती है? उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यमवर्ती वस्तुएं हैं। तो गेहूं और आटा क्या हो गया? मध्यम। और अंतिम क्या हुआ? बिस्कुट। तो अंतिम वस्तु और सेवा के इस्तेमाल में की गई है। अब मध्यवर्ती मूल्य क्या है? पहले से शामिल है। यानी कि अब अगर मान लीजिए 80 रुपए का बिस्कुट बना है, तो इसमें 20 रुपए आटे की कॉस्ट भी शामिल है, सॉरी गेहूं की, और 25 रुपए आटे की कॉस्ट भी ऐड है। ठीक। और अब है कितने का? 80 का। तो 80 के अंदर 45 भी, मतलब 20 भी मौजूद है, और आपका 25 भी, टोटल 45 मौजूद है। इसलिए हम काउंटिंग क्या करते हैं? 85, यानी कि फाइनल गुड्स की करते हैं 80 की। तो अंतिम वस्तु 80 से पहले उसमें 20 और 25 रुपए कीमत शामिल है, इसलिए सभी प्रकार की मध्यवर्ती वस्तु भी शामिल होंगी, और उसी प्रकार की सभी मध्य वस्तु शामिल होती है। गेहूं और आटे के मूल्य में अलग अलग गणना करना उचित नहीं है, क्योंकि हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, अंततः अंतिम वस्तुएं बिस्कुट के रूप में मूल्य में कई बार गणना करते हैं। इस रूप में हम लोग आपका गणना कर लेते हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि आपका मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी हैं, अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं, अंतिम वस्तुओं पर ही काउंटिंग क्यों की जाती है। अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ें, मध्यवर्ती वस्तुएं, अंतिम वस्तुओं को लेकर कोई क्वेश्चन आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट एक बार देख लीजिए, पीछे कुछ पूछना है इसमें पूरे में कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी प्रकार की, तो आप फटाफट जल्दी से मेरे से पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़े। तो फाइनल गुड्स, आई होप कि क्लियर हो गया हो। कह रहे हैं कि किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और आपके सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल अनुपात की जानकारी प्रदान करता है। 3 क्षेत्रों में उत्पादन का योगफल देश में सकल घरेलू उत्पाद, किसी देश के भीतर विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम और वस्तुओं के इस्तेमाल का मूल्य है। कह रहा है इन्हीं वस्तुओं का अंतिम उत्पाद का मूल्य है। ठीक, ये लिखा है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता आपका प्रदर्शित करता है, ये हमको दिखा। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापना जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मंत्रालय राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्रित करता है और तब जीडीपी का अनुमान लगाता है। ये भारत में एक सांख्यिकी विभाग है, सांख्यिकी यानी कि फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और फाइनेंस के अंतर्गत बहुत सारे विभाग हैं, उनमें सांख्यिकी मंत्रालय है जो आपका जीडीपी को लगाता है, सकल घरेलू उत्पाद निकाल कर हमको देता है कि कितना हमारा जीडीपी ग्रोथ है, कितना हमारा राजस्व घाटा है, कितना राजकोषीय घाटा है, और कितने हिसाब से हमारी जो आपकी जीडीपी है
कितने % के हिसाब से ग्रोथ कर रही है, एम्प्लॉयमेंट कितना मिला, डेवलपमेंट कितना हुआ, गरीबी कितनी हटी। बहुत सारे सेक्टर में देखता है कि सर्विस सेक्टर में हमारा कितना योगदान है, हमारी जीडीपी में प्राइमरी कितना योगदान कर रही है, सेकेंडरी कितना कर रही है, किसका घटा है, किसका बढ़ा है, कौन भविष्य में बढ़ेगा। इन सब चीजों को जो है इन्हीं आधार पर आपका मापा जाता है और इन्हीं को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? देखिए क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन, अब कुछ परिवर्तन भी होते हैं। कह रहे हैं कि सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि भारत की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्रीय अर्थ संकीर्णता में सबसे महत्वपूर्ण थे। कह रहे जब हम देश के आपके स्वाभाविक जब शुरुआती दौर में आपका डेवलपमेंट कर रहे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? यही था कि हम कैसे डेवलपमेंट करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट थी। जैसे कृषि प्रणाली में परिवर्तन की गई, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन हुआ। अब अनेक लोग दूर कार्य करने लगे हैं और स्त्रियों की संख्या में वृद्धि लगी है। क्रय विक्रय की गति कई गुना बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त लोग परिवहन और प्रशासक, सैनिक कार्य इत्यादि में जुड़े हैं। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी, प्राथमिक क्षेत्रों में आती हैं और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार पाते हैं। लंबे समय से 100 से अधिक वर्षों के बाद विशेषकर निर्माण की नवीन प्रणाली प्रचलन कारखानों के अस्तित्व में आई और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें बहुत अधिक लोग कारखानों में काम करने लगे। उन्हें खानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, उनको कारखाने में करने के लिए काम के मजबूर किया गया। जैसे अपने इतिहास में पढ़ा है कि कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं के लोगों का इस्तेमाल करने लगे। कारखानों में क्या चाहिए? सस्ती दर का उनको उत्पादित चीजें मिले। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से सेकेंडरी क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इस समय में काफी काम होने लगा। अर्थात यानी कि जो अर्थ है, इसका अर्थ क्या है कि आपका क्षेत्र को महत्व दिया गया। यानी कि एक समय था जब आपका उत्पादन बढ़िया हो रहा था, तब आपका सेकेंडरी सेक्टर का महत्व कैसा है? आपका बहुत ज्यादा बड़ा और अच्छा महत्व आपको दिखाई दे रहा था। ठीक, ये आपके सामने देखिए अब क्या है। कह रहे विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में, कह रहे जो भी अगर आप 100 साल में देखोगे और 100 साल में खास कर जो आपके डेवलपिंग कंट्री हैं देशों में, प्रत्येक क्षेत्र में पुनः बदलाव हुआ है। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। कह रहे टोटल उत्पादन की दृष्टि से जो आपका सर्विस सेक्टर है उसका महत्व आपका बढ़ गया है। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा के क्षेत्र में नियोजित हैं और विकसित देशों में सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रों की तुलना में रोजगार कितना है? विकसित देशों में इस पैटर्न को आप समरूप भारत जैसे में खंडित कर आपका देख सकते हैं। ठीक, देखिए भारत में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र, ठीक, तृतीय क्षेत्रों के द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा में दिखाई दीजिए। 2 वर्षों में 1973, 74, 2013 के उत्पादन को देखिए। 2 वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया जाता है क्योंकि आंकड़े तुलनीय और प्रमाणिक हैं। आप देख सकते हैं 40 वर्षों में कुल उत्पादन कितना आपका समृद्धि हुई, कितना उत्पादन आपको बढ़ावा और आपका देखने के लिए मिला है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र में बढ़ता महत्व, जो उत्पादन में आप देखोगे तृतीय क्षेत्र में क्या महत्व बढ़ रहा है इसको आप देख सकते हैं। वर्ष 1973 और आपका 74 में, 2013 और 2014 के बीच 40 वर्षों में सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई। सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिमाण स्वरूप 2013-14 में
भारत में प्राथमिक क्षेत्रों में स्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में होगा। यानी कि एक टाइम था जो 1973 और 74, 2013 और 14 के बीच, इन 40 वर्षों में सभी क्षेत्र बढ़े। यानी कि चाहे आपका प्राथमिक हो, चाहे आपका सेकेंडरी हो, चाहे आपका टर्सरी हो, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर। लेकिन 13-14 के बाद में अगर आप देखोगे तृतीयक क्षेत्र सबसे ज्यादा आगे बढ़ के आया, यानी कि टर्सरी सेक्टर में इसका बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत में तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया और इसके कई कारण हो सकते हैं। अब देखिए, आप 1947 से ले लीजिए या फिर 1961 के आसपास का ले लीजिए। 1961 से लेकर और 1973 और 74 के बीच देखिए, इस 73 और 74 के बीच में एग्रीकल्चर भी बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बढ़ा है और जो आपका सर्विस सेक्टर है वो भी बढ़ा है। लेकिन इन सबके बढ़ने में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट जो बाद में 2013-14 के बाद आया है, या आप कह सकते हैं 92 के बाद, वो आपका तृतीय के क्षेत्र ऐसा था जिसमें सबसे ज्यादा आपको क्या है, बढ़ावा देखने के लिए मिला। ऐसा ही डाटा हमको यहाँ दिखाया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आपका सेक्टर का, ये प्राइमरी का निशान है, ये सेकेंडरी का और आपका टर्सरी का। तो कितना रोजगार लोगों को ये आपका दे पाए या तो कितने करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाए। जब मैं कह रहा हूँ, जब आपका जीडीपी काउंट होती है ना, उसको निकालते हैं सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के कुल मौद्रिक मूल्य को हम लोग एड ऑन करते हैं, तो पता लगता है कि सर्विस सेक्टर में कितना योगदान दिया और आपका जो हमारा प्राइमरी है यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर उसमें, और सेकेंडरी में कितना क्या है उसका योगदान रहा। उसी के बेसिस पर हम लोग इन सब चीजों को द्वितीय कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, मंडल, भारत जैसे का विकास, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवा की मांग उतनी अधिक होगी। तृतीय क्षेत्र जैसे आय बढ़ती जाएगी, कुछ लोग अन्य सेवाएं जैसे रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, प्राइवेट हॉस्पिटल और आपके प्राइवेट स्कूल और कमर्शियल आपका ट्रेनिंग, इन सारी चीजों की मांग आपका बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप नगरों में विशेषकर जो आपके बड़े नगर हैं उनमें तुरंत आप परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे इनकम बढ़ती है, आदमी बाहर घूमना चाहता है, अच्छा कॉलेज में पढ़ना चाहता है, अच्छे से इलाज कराना चाहता है, यानी कि पैसा ही आदमी को ऑप्शन यानी कि विकल्प चुनने में मदद करता है। ये चुने के वो चुने। अगर आप पे पैसा नहीं होगा तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे, अगर पैसा है तो आप कहाँ जाओगे, निजी हॉस्पिटल जाओगे, प्राइवेट क्लिनिक, बढ़िया बढ़िया बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल है कि 5 स्टार होटल, ऐसे ट्रीटमेंट भी है आपके हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज वेरी करती है बेस ऑफ इनकम। जितनी इनकम होगी आपकी खाने में, आपके घूमने में, हर चीज में वो चीजें आपको दिखाई देंगी और आप उनको बड़े अच्छे किस पर डिपेंड है, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों पर ही आपका डिपेंडेंसी इनकी रहती है। याद रहेगा किस चीज की डिपेंडेंसी है, इन सब। अब कह रहे हैं एक ऐसे ही चतुर्थ विभाग दशकों में सूचना संचारण और प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सकना। अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट भी है। अब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं आपको वर्चुअल पढ़ा रहा हूँ, इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो कोई और हो नहीं सकता कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई इससे अच्छे जमाने का कोई एग्जाम्पल और मैं आपको दे सकूं। इन सेवाओं में उत्पादन के तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं और कह रहे बहुत तेजी से क्या हो रहा है, इन सब चीजों में आपका परिवर्तन हो रहा है। अध्याय में हम इन नवीनतम सेवाओं का प्रसार के कारण चर्चा करेंगे। इन सभी चीजों पर हम लोग आपका देखेंगे और बहुत अच्छे से आपकी चर्चा करेंगे। अंत आपको याद रखना होगा कि सेवा क्षेत्र में सभी सर्विसेज समान रूप से समृद्धि नहीं होती। यानी कि सर्विस सेक्टर में जितनी भी चीजें हैं, चाहे बैंकिंग है, फाइनेंस है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, मेडिकल है, ईटीसी जो भी है, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन है, सब एक साथ नहीं बढ़ता, सबका अलग अलग है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह से लोग आपका नियोजित करते हैं। एक और सेवाओं की संख्या सीमित है। कैसी है? सीमित है, लेकिन अत्यंत
कुशल और शैक्षणिक जो आपके श्रमिकों में रोजगार मिलता है, वहीं दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी छोटी दुकानों, मरम्मत के कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में आपका लगे हुए हैं। वे लोग आपका बड़ी मुश्किल से आजीविका का आपका निर्वहन करते हैं, पर वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प या अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र में के केवल कुछ भागों को ही महत्वपूर्ण बढ़ा दिया गया है। इनके बारे में आप अगले खंड में विस्तार से क्या करोगे, चर्चा करोगे, कि विस्तार से आप चर्चा करिए। अब प्राइमरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में रोजगार कैसा है, इसके रूप में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक, कहां पर कितना रोजगार, देखिए, देख लिया। तो रोजगार की स्थिति क्या है, किस प्रकार का वैकल्पिक रोजगार है, सकल घरेलू उत्पाद में किस प्रकार की चीजें होती हैं, इन सभी को हम बहुत अच्छे से आपका बात करेंगे और एक एक करके हम इन सभी को आपका देखते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं। चलिए, तो फिलहाल इतना आपको ध्यान रखना था। एक बार घर जाकर पूरा इसका रिवीजन करिए, पढ़िए। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।